तो दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो मई मंथ का पोर्टफोलियो है वो आ चुका है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने मेजरली क्या चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में किए हैं, मई मंथ में कितने उसने कंपनीज को नई ऐड किया है और ओवरऑल जो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की रिस्ट्रिक्शन आरबीआई लेकर आई है उसकी वजह से अब इसके पोर्टफोलियो पे कितना ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, कितना फॉरेन इक्विटी का पोर्टफोलियो रह गया है और अब क्या ये रिटर्न्स उस लेवल की दे पा रहा है या नहीं। ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, समझेंगे कि क्या अभी भी ये फंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है अभी तक या नहीं। और एंड में हम लोग बात करेंगे जो सभी लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को एग्जिट करने का टाइम आ चुका है या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहां पर ये देख लेते हैं कि जो मई 2022 की इसकी लेटेस्ट पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से कैसे चेंजेस इसने अपने पोर्टफोलियो में किया है। उसके साथ साथ मैंने जो उसका प्रीवियस मंथ अप्रैल 2022 के जो भी पोर्टफोलियो था उसको भी डाल लिया ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ओवरऑल कितने चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में किया है एक महीने में, और साथ साथ हम ये भी देख पाए कि कितना इफेक्ट इसकी फॉरेन इक्विटी की होल्डिंग पे यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप मई 2022 के इसके यहाँ पर कंपनीज के पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कंपनीज मैंने ग्रीन में हाईलाइट किए हैं उन सभी कंपनीज में इसने अभी कंपनीज में शेयर परचेज किए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बजाज होल्डिंग्स, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, एचसीएल टेक्नोलॉजी और पावर ग्रिड जैसी कंपनीज में इसने अभी नए शेयर्स यहाँ पर एक्वायर किए हैं। सबसे ज्यादा अगर आप हैवी बाइंग देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक में इसने एक काफी अच्छी बाइंग यहाँ पर की है। टोटल आप देखेंगे तो 25 लाख शेयर्स इसने आईसीआईसी बैंक के खरीदे हैं। लगभग 0.72% इसने एलोकेशन ओवरऑल आईसीआईसी बैंक में अपनी बढ़ा ली है। उसके अलावा एचसीएल टेक में भी अच्छी खासी यहाँ पर इसने परचेज किया है। एचसीएल टेक के अलावा आप देखेंगे एक्सिस बैंक में भी अच्छा खासा इसने एडिशंस किए हैं। तो ये मेजर एडिशन यहाँ पर इसने यहाँ पर किए हैं। तो मेजरली बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में इसने यहाँ पर नए एडिशन किए हैं, अपनी जो पुरानी होल्डिंग्स थी उसमें एडिशन किए हैं। उसके अलावा मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी लगभग 9 लाख शेयर्स इसने यहाँ पर परचेज किए हैं। और एक कंपनी इसने अपने पोर्टफोलियो में नई ऐड की है, कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड देखेंगे लास्ट मंथ तक इसके पोर्टफोलियो में नहीं था, अभी रिसेंट में इसने कोल इंडिया लिमिटेड को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड मेजरली अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा डिविडेंड देने वाली एक कंपनी है। लगभग 9% का डिविडेंड यील्ड इसका चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस गिरती मार्केट में यहाँ पर एक डिविडेंड यील्ड अच्छा देने वाली कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड किया है जिसकी बहुत ज्यादा डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक मेजर एडिशन है। उसके अलावा सारी पुरानी ही कंपनीज है जिनमें आप धीरे धीरे एलोकेशन बढ़ते हुए देखेंगे। उसके अलावा एक स्मॉल कैप कंपनी महाराष्ट्र स्कूटर्स में भी ये धीरे धीरे अपनी एलोकेशन बढ़ा रहा है। लगभग 0.14% की एलोकेशन इसने अपनी महाराष्ट्र स्कूटर्स में यहाँ पर की है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी को भी इसने अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर जगह दी है। लेकिन ये पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र स्कूटर्स इसके पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है। टोटल अगर आप इंडियन कंपनीज की बात करेंगे तो टोटल 22 इंडियन कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में मौजूद है। लगभग 67% एलोकेशन इंडियन कंपनीज में ये करके चल रहा है। तो अगर आप इंडियन कंपनीज की एलोकेशन पे बात करेंगे तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो हमेशा से बनाकर चल रहा है। हम हमेशा से 15, 20, 25 कंपनी से ज्यादा ही अपने पोर्टफोलियो में इंडियन कंपनीज नहीं रखता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के एंगल से बात करेंगे तो अभी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वैसी ही दिखती है। लगभग ये सारी ही वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में अपना पैसा लगाकर चलने की कोशिश करता है और उन्हीं कंपनीज में नई एडिशंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीच बीच में 1-2 कंपनीज ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, जैसे कि 2-3 महीने पहले इसने महाराष्ट्र स्कूटर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था और इस महीने में कोल इंडिया को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। तो पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता है ये फंड, नए एडिशंस बहुत ही कम करता है और पुरानी कंपनीज को लगभग सेम कंपनीज को ही ये अभी यहाँ पर चला रहा है। तो पोर्टफोलियो इंडियन कंपनीज का सेम दिखता है। फॉरेन कंपनीज में दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो फॉरेन कंपनीज में जैसे कि आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस ये नहीं कर सकता है, एडिशन ये नहीं कर सकता है। तो कोई भी एडिशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर वही 5 कंपनीज दिखती हैं, सुजुकी मोटर्स, अल्फाबेट इंक क्लास ए यानी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और मेटा प्लेटफॉर्म यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में अभी भी शामिल है। यानी कि फेसबुक में भी इसने 4% के आसपास पैसा है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे
तो लगभग आप देख सकते हैं 22.63% पैसा इसने फॉरेन सिक्योरिटी में लगाया हुआ है और उसके अलावा 0.58 इसने अनलिस्टेड कंपनी सुजुकी मोटर्स में यहां पर पैसा लगाया हुआ है। तो लगभग 23% के आसपास पैसा इसका अभी भी फॉरेन इक्विटी में दिख रहा है। लेकिन दिक्कत यहां पर बस यही मुझे एक सबसे बड़ी लगती है कि जब फॉरेन इक्विटी में इतनी ज्यादा गिरावट है, नैस्डैक में आपको पता है 30% से ज्यादा गिरावट है, उस वक्त ये फंड अपने जो कंपनीज है उनको एवरेज नहीं कर पा रहे, जो एक बहुत मेजर नुकसान इस फंड को यहां पर देखने को मिल रहा है। अब अगर आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगर आप ये हमने फेब का डेटा लिया हुआ तो फेब में लगभग आप देखेंगे 30% एलोकेशन इसकी फॉरेन इक्विटी में थी, जो घट के 29% के आसपास रह गई मार्च में, अप्रैल में 26% और अब अगर आप इस वक्त देखेंगे 23%। तो पिछले 4 महीनों में 30% से गिर के इसकी ओवरऑल फॉरेन इक्विटी में एलोकेशन 23% के आसपास रह गई है, यानी कि 7% इसकी एलोकेशन कम हो गई है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कैश में इसके पास पैसा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर आप कैश को यहां पर देखेंगे फरवरी में 4.5 हुआ करता था, फिर 5.1 हो गया, फिर 7.63 हो गया और अभी लगभग 10% कैश इसके पोर्टफोलियो में यहां पर आ चुका है। तो वो जो फॉरेन इक्विटी की एलोकेशन थी, जो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करना था इनको, वो पैसा अभी भी इनके पास कैश में रखा है। तो कंपनी फंड ये उम्मीद कर रहा है कि बहुत जल्दी आरबीआई की गाइडलाइंस खुलेगी और ये दोबारा से फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन जैसे अभी यूएस डॉलर का हाल इंडिया में चल रहा है, 78 के आसपास चला गया यूएस डॉलर, तो मुझे काफी मुश्किल लग रहा है कि अभी रिसेंट एक आधे महीने में आरबीआई की गाइडलाइंस में इंक्लूड किया जाएगा या लिमिट फॉरेन इक्विटी की बढ़ाई जाएगी। बट लेट्स सी कि यहाँ पर ये फंड कैसे उसको कॉप अप कर पाता है। अभी अगर आप देखेंगे तो इसकी धीरे धीरे फॉरेन इक्विटी की इन्वेस्टमेंट कम होती हुई नजर आ रही है। इंडियन इक्विटी में बहुत ज्यादा चेंजेस ये नहीं कर रहा है, लगभग सेम कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है। वहीं उसके साथ कोल इंडिया को इसने अभी रिसेंट ऐड किया है। अब चलिए दोस्तों हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि इस फंड की अभी रिस्क रेशियोज कैसी दिख रही हैं और ये रिटर्न्स अभी कैसे दिख रहा है और क्या ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अभी भी बीट कर पा रहे हैं या नहीं। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की रिस्क रेशियोज पे यहाँ पर बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 18.75 चल रही है, जबकि अगर कैटेगरी एवरेज देखेंगे तो 19.8 है। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे आपको पता ही है, ये दिखाता है कि एक फंड कितना यहाँ पर वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में। तो वॉलेटिलिटी इस फंड की अभी भी काफी कम दिखती है कैटेगरी एवरेज से। वहीं शार्प रेशियो इसकी 0.98 है और इसकी कैटेगरी एवरेज शार्प रेशियो 0.49 चल रही है। और शार्प रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड क्या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है अच्छी या नहीं। तो यहाँ पर शार्प रेशियो के मामले में भी ये फंड अच्छा दिखता है, यानी कि ये फंड अपने रिस्क के हिसाब से अच्छी रिटर्न अभी भी जनरेट कर पा रहा है। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। वो आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा कि बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है, तो टर्नओवर रेशियो इसकी काफी कम है। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर इसकी रिटर्न्स पे, तो 10,000 रुपए की बात अगर आप करते हैं, आपने 10,000 रुपए आज से 6 महीने पहले इसमें लगाए होते तो आप अभी काफी ज्यादा नुकसान में आपको दिख रहा होगा। नेगेटिव 15% की रिटर्न इसने 6 महीने में आपको जनरेट करके दी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है और ये अपनी जो एवरेज भी उस इन्वेस्टमेंट को नहीं कर पा रहा है। तो ये डबल दिक्कत इस फंड के साथ यहाँ पर आ रही है। एक साल में आप देखेंगे तो सिर्फ 2% की रिटर्न है, 2 साल में अगर आप देखेंगे 29% की रिटर्न है, 3 साल में 21% की। और दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में ही 10,000 रुपए लगाकर छोड़े होते यानी कि 2013 में, तो वो पैसा इस फंड ने आपका 45,000 के आसपास कर दिया। 18% की रिटर्न अभी भी ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दे रहा है। तो रिटर्न्स अभी भी इसकी काफी अच्छी दिखती है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में 6 महीने में 1 साल में देखेंगे तो खराब रिटर्न्स यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन 1 साल में अगर आप देखेंगे पूरी मार्केट में ही नेगेटिव रिटर्न है, निफ्टी भी अब 1 साल की रिटर्न अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर दे रहा है। वो चीज का भी आपको यहां पर ख्याल रखना है। एसआईपी पे बात कर लें दोस्तों, तो एसआईपी में अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में 1,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी कराई होती तो वो पैसे पे आपको नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल रही है। आपकी लगाए हुए 12,000 रुपए इस फंड ने 10,670 के आसपास बनाए हैं, यानी कि नेगेटिव 20% की रिटर्न्स।
5 सालों में अभी भी काफी अच्छी रिटर्न है 17% की, 3 सालों में 19% की, 2 साल में 9% की। तो आप देखेंगे, मैं आपको आज से 6-8 महीने पहले भी ये चीज समझाता था, जब फंड्स पे 25-30% की रिटर्न लॉन्ग टर्म में दिखती थी, एक साल में 100% की रिटर्न दिखती थी, तब भी मैं आपको बोलता था कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में टिकना है, जो अपनी एक्सपेक्टेशन है रिटर्न की वो 12 से 15% की रखिए। 15% से ज्यादा कोई फंड आपको दे रहा है रिटर्न्स तो बहुत अच्छी रिटर्न्स है। तो ये फंड 5 सालों में अभी भी 17% के आसपास की रिटर्न दे रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपका फंड है क्या वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जब जब रिटर्न्स खराब होती है मार्केट की, तो उस फंड की रिटर्न्स भी खराब होगी। तो उस टाइम पे ये देखना जरूरी है कि क्या वो फंड आपको 1-2 सालों में डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं। तो अब अगर हम इस फंड की रिटर्न्स को बेंचमार्क के रिटर्न से कंपेयर करेंगे, तो 6 महीने की रिटर्न्स अगर आप यहां पर देखेंगे, तो पिछले 6 महीने में इस फंड के बेंचमार्क इंडेक्स ने -11% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने -15% की। तो अगर आप 6 महीने से इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो ये फंड आपको बेंचमार्क से भी खराब रिटर्न दे रहा है, जो कि एक नेगेटिव बात हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 1 साल के पीरियड में जाते हैं, जैसे हमने शुरू में देखा था कि 2% की रिटर्न इस फंड ने 1 साल में दी है, लेकिन इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने -2% की रिटर्न दी है। यानी कि ये 1 साल में अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से आपको 4% ज्यादा रिटर्न दे रहा है। 2 साल में अगर आप देखेंगे तो 2 साल में भी आपका ये फंड बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। 3 और 5 सालों में भी बेंचमार्क को बीट करने वाली रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि 6 महीने में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। तो अभी भी दोस्तों, फंड में कोई कमी नहीं दिखती है। ये अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जैसे पहले फॉलो कर रहा था अभी भी कर रहा है। जो ओनली दिक्कत इस फंड में आगे चल के देखने को मिल सकती है वो ये है कि ये जो फॉरेन इक्विटी की अगर रिस्ट्रिक्शन है ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है, तो इस फंड को दिक्कत हो सकती है वो एडिशनल पैसा एलोकेट करने की। क्योंकि अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इसकी जो फॉरेन इक्विटी की एलोकेशन है वो 30% से गिर के 23% आ गई है, और इसका जो कैश है वो 10% अभी इसके पास रखा हुआ है। तो वो चीज आने वाले टाइम में हमें देखनी होगी कि नेक्स्ट मंथ कैसा ये फंड परफॉर्म कर पाता है। अभी मुझे लगता है कि ये फंड अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी दे रहा है। 1 साल में नेगेटिव रिटर्न जहां इसका बेंचमार्क दे रहा है, और ये फंड अभी भी अच्छी रिटर्न दे रहा है। और अगर आप अभी भी देखेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, किसी भी पीरियड में देखेंगे, अभी भी ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी इस फंड के बारे में अच्छे से जानने में। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। धन्यवाद।